अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल वायरसेस, हमने कंप्लीट कर लिया। जिसमें हमने ये बात की कि जो कोई भी वायरस होगा उसमें क्या क्या जो है स्ट्रक्चर, जो कॉमन स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे पास कोर क्या होता है, कैप्सिड क्या होता है, कैप्सिड किस चीज़ से बना हुआ है, हेलिकल कैप्सिड क्या है, आइकोसाहेड्रल कैप्सिड क्या होता है, उसके बाद इनवेलप, नॉन इनवेलप, जो नेकेड वायरसेस और इनवेलप वायरसेस है, उन चीज़ों के बारे में जो है ना वो मॉडल, उसके बाद जो वायरल अटैचमेंट प्रोटीन्स थी, मैट्रिक्स प्रोटीन सी, ETC, तो वो मॉडल जो स्ट्रक्चर था वायरस का, उसमें हमने ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली थी। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बैक्टीरियोफेज के बारे में, कि जो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। तो हमारा जो टॉपिक क्या है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर उसका करेंगे हम। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी मॉडल वायरस वाला लेक्चर नहीं देखा, तो पहले वो लेक्चर देख लें, मॉडल वायरस का क्या लेक्चर मतलब स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद फिर ये वाला लेक्चर देखना, ताकि कोई जो कंफ्यूजन हो वो जहन में रहे ना। तो पहले वो लेक्चर देखना लाजमी है, उसके बाद फिर आगे जो हम बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर करेंगे या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस का करेंगे, इंशाल्लाह फिर HIV वगैरह का करेंगे, तो उसमें हम फिर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो कॉमन वायरस का जो स्ट्रक्चर था, जो मॉडल वायरस का स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने बहुत सारी बातों को बड़े डीपली जो है ना उसको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम शुरू करेंगे किससे, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर से। आप थोड़ा सा नाम से बता दो, देखो बैक्टीरिया से है, यहीं से पता चल रहा है बैक्टीरिया, और फेज का मतलब होता है ईटर, खाने वाला, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला। बैक्टीरियोफेज मींस बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाला, बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला, बैक्टीरिया को इफेक्ट करने वाला वायरस जो होता है उसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज। उसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज, या इसको सिंपली हम फेज भी बोलते हैं। सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं, फेज भी बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर मतलब बैक्टीरिया ईटर या बैक्टीरिया पे इफेक्ट करने वाला। ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इफेक्ट करेंगे उसको हम कहेंगे बैक्टीरियोफेजेस। उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेजेस। 1917 में ये डिस्कवर हो गए थे, हमने डिस्कवरी ऑफ वायरसेस में इस चीज को डिस्कस किया था। तो आज हम उसका जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो देखेंगे कि बैक्टीरियोफेज दिखता कैसे। तो बैक्टीरियोफेज में हमने बात क्या की थी कि कोई भी वायरस हो उसमें कोर होगा, मतलब कोई जेनेटिक मटेरियल, क्या होगा, कोई जेनेटिक मटेरियल होगा। कि कोई भी वायरस हो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, फिर जेनेटिक मटेरियल को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक हमारे पास कैप्सिड होगा, बॉक्स होगा, संदूकचा होगा, जिसके अंदर कैप जो है जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। फिर हमने ये बात बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी कि जो कैप्सिड को होना क्यों लाजमी है, क्यों वायरस के गिर जो है कैप्सिड को होना लाजमी है। तो इसका भी कोर भी है जेनेटिक मटेरियल जिसमें होगा, और इसके अंदर कैप्सिड भी है, और इसका कैप्सिड होगा आइकोसाहेड्रल, अगर प्रॉपर नाम बोले तो आइकोसाहेड्रल, ठीक है। या फिर इसको हेक्सागोनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल या आइकोसाहेड्रल इसका हेड होगा, इसका जो कैप्सिड है वो हमारे पास हेक्सागोनल हो या फिर आइकोसाहेड्रल होगा। तो उसको मैं थोड़ा सा ड्रा करता हूँ, यही से हम शुरुआत करेंगे। ये ड्रा करना मैंने सिखा दिया उधर तक, इसको कैसे ड्रा करना है। तो यहाँ से हम उसको आज ड्रा करेंगे, ऐसे कुछ था, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये यहाँ जुड़ा था, ये यहाँ जुड़ा था, ये यहाँ जुड़ा था, और ये यहाँ जुड़ा था। उसके बाद और कहाँ जुड़े थे, ये यहाँ जुड़ा था और एक यहाँ जुड़ा था। तो अगर बाहर से वायरस को देखें तो इस तरीके का एक हेड नजर आएगा, इस तरीके का क्या नजर आएगा, एक हेड नजर आएगा। उसी हेड के साथ, ठीक है, मैं अभी इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर, अभी हम अंदर जाएंगे, उसी हेड के साथ एक छोटा सा कॉलर होगा, क्या होगा, कॉलर होगा, इसको कहेंगे कॉलर या फिर नेक। या उसी के साथ फिर इस तरह का प्रोटीन की टेल होगी, क्या होगी हमारे पास, प्रोटीन्स की एक टेल होगी, हेलिकल फॉर्म में क्या होगी हमारे पास, एक टेल होगी। ये प्रोटीन, इसमें बेसिकली कितने फाइबर्स होंगे, 6 फाइबर्स। 6 फाइबर्स मतलब प्रोटीन की बनी एक टेल होगी, इसको प्रोटीन शीट भी बोलते हैं। इसमें 6 फाइबर्स होंगे, 6 धागे होंगे जिन्होंने हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो एक धागा है बेसिकली ये, जैसे बिजली के एक तार के अंदर 3-7 इस तरह की तारें मजीद होती है, इसी तरीके से एक हेलिकल के अंदर भी 6 फाइबर होते हैं। तो इस टेल के अंदर 6 फाइबर्स होंगी, जो प्रोटीन, इसको क्या है, प्रोटीन का ही बना होगा, ठीक है। तो 6 फाइबर्स होंगे इसके अंदर, और इसके साथ ही इधर इसके प्लेट लगी होगी, ठीक है, क्या लगी होगी, एक प्लेट। अब इसके क्या क्या नाम है हम सारा बताएंगे। ये स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं, जो हमारे पास आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये जो इसकी टोपी सी है, इसको क्या बोलेंगे, हेड। इसको क्या बोलेंगे, हेड, इसका सर। फिर ये वाले जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉलर सा है, इसके दो नाम है, या तो तुम इसको नेक बोल सकते हो, गर्दन, या फिर कॉलर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, जो 6 फाइबर्स प्रोटीन्स का बना हुआ एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो कि अंदर से ट्यूब की तरह खाली होगा, अंदर से क्या होगा, ट्यूब की तरह खाली होगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेल, इसको क्या बोलते हैं, टेल या फिर दुम। ये हम प्रॉपर एक बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, टेल। और ये टेल जिस नीचे से जिस स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी होगी इसको बोलते हैं एंड प्लेट।
इसको क्या बोलेंगे, एंड प्लेट या फिर बेस प्लेट, दोनों नाम है इसके जो याद आता है। सही हो गया, मतलब एक इसका हेड होगा, एक इसका नेक है या गर्दन है, कॉलर जिसे कहेंगे, एक इसकी दुम होगी टेल, जो कि हेलिकल प्रोटीन मतलब हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, इंटरवाइंड होगा, हेलिक्स की तरह होगा, और साथ में इसकी यहाँ पे नीचे लगी होगी एंड प्लेट या फिर बेस प्लेट। इसी बेस प्लेट के साथ 6 हमारे पास क्या होंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेल पिन्स। इसको क्या बोलते हैं, टेल पिन्स। अब ये प्रोटीन ये कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, और इसके ये जो है रिकॉग्नाइजिंग प्रोटीन है, ये कोई भी जो इसका होस्ट होता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज के बाद करने के बाद उसके ऊपर बैठते हैं, बैठने के बाद वो जैसे किसी चीज को अंदर भेजने के लिए थोड़ा सा स्क्वीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद एकदम से जैसे टीका लगाया जाता है, एकदम से वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। तो ये जो प्रोटीन होता है ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं। प्रॉपर जो मतलब जिसको कुछ स्ट्रक्चर में हमें बता दें कि किसका हेड होता है, जो कि आइकोसाहेड्रल, या इसको दूसरे लफ्जों में अगर बाहर से देखोगे तो हेक्सागोनल होगा। क्या होगा, हेक्सागोनल। 1 2 3 4 5 6 कोने हैं इसके, तो इस लिहाज से इसको हेक्सागोनल बोलते हैं, 6 कोनों वाला। अगर अंदर से देखें तो ये आइकोसाहेड्रल है, मतलब इसमें 20 फेसेस हैं, 20 हमारी तरफ होंगे, 20 उसकी दूसरी तरफ होंगी। जिस तरह फुटबॉल गोल है ना, इस तरीके से ये हमारे पास 6 कोनों वाला एक बक्सा है कि अगर फुटबॉल को तुम 6 कोनों का बना लो तो अंदर से वो भी खाली होगी, इसी तरह इसके अंदर भी कुछ पड़ा होगा। लेकिन बाहर से या तो इसको इस तरह कर दो कि इसके 6 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 कोनों वाला है, इसकी वजह से हेक्सागोनल बोल सकते हो। या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रायंगल्स वाला, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ट्रायंगल्स 10 इस तरफ हो 10 उस तरफ हो, टोटल 20 फेसेस हो ट्रायंगल्स के, तो इसको बोलते हैं आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये हम कैप्सेट के जो स्ट्रक्चर था हेलिकल और आइकोसाहेड्रल, उसमें इस चीज को डिटेल में बयान कर चुके हैं। तो यहाँ इसके क्या होंगे, या तो इस लिहाज से याद करो कि ये आइकोसाहेड्रल है, या फिर इस लिहाज से याद करो कि ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल मतलब 6 कोनों वाला, आइकोसाहेड्रल मतलब 20 फेसेस वाला, 20 फेसेस ऑफ ट्रायंगल्स वाला। ये हो गया इसका हेड। ये नेक कॉलर होगा हमारे पास, ये वाली थोड़ी सी जो जगह है इसको कॉलर बोलेंगे। इसके साथ ही ये टेल होगी जिसके जो प्रोटीन्स की बनी होगी, इसको क्या बोलेंगे, टेल फाइबर प्रोटीन्स उसको बोलते हैं, उसकी ये बनी होती है। और ये ज्यादातर इसको अगर मैं कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 19 और ग्लाइकोप्रोटीन 17, इन प्रोटीन्स के ज्यादातर हमारे पास अभी ग्लाइकोप्रोटीन है तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, उसके ज्यादातर ये बने होंगे टेल वाला, और इसमें भी थोड़ा सा पार्ट। ठीक हो गया, तो इसकी टेल है जो कि हॉलो होगी, मतलब इसके अंदर सुराख होगी, इसके अंदर से चीज जा सकती है। उसके बाद ये बेस प्लेट है जिसके साथ ये टेल भी जुड़े और जिसके साथ टेल पिन्स भी जुड़े। ये दोनों टेल पिन्स और टेल किस स्ट्रक्चर के साथ आपस में जुड़े, बेस के साथ। इसको बोलते हैं एंड प्लेट या फिर बेस प्लेट। और साथ में ये 6 हमारे पास, 3 इधर और 3 उधर, हमारे पास टोटल 6 टेल पिन्स होती हैं, जो कि वायरस को साइटोप्लाज्म के साथ, या फिर साइटोप्लाज्म कह रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया या सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब बायो जो स्ट्रक्चर है जिसके वजह से जो वायरस है वो बैक्टीरिया के ऊपर स्टिक करेगा, उसके लिए हमारे पास ये अटैचमेंट प्रोटीन्स इसके अंदर होती हैं, तो इस टेल पिन्स के अंदर होती है। ये बात बाहर से समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सा अंदर लेकर चलते हैं। अंदर क्यों लेकर जा रहे हैं, बाहर तो ये स्ट्रक्चर है, बस ये आगे जो बैक्टीरियोफेज तकरीबन ऐसी स्ट्रक्चर होता है। अंदर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साहब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको समझो ये आइकोसाहेड्रल ही है। अब उसके अंदर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि अंदर उसके क्या होगा। तो इसके अंदर हमारे पास होता है, इसको देखो इधर, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास एक डीएनए होगा। क्या होगा, डीएनए होगा। इस डीएनए को जब ये इन्फेक्ट करेगा किसी भी होस्ट को, किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो ये सारे का सारा अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ अपना इस डीएनए, ये जो डीएनए है इसको अंदर इंजेक्ट करेगा। जैसे टीका लगाया जाता है उसी तरीके से ये इस डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देगा, ये बैक्टीरिया को टीका लगा देगा, लगा दिया इसने टीका, तो ये इसका डीएनए होता है। सो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज किसका बना होगा, डीएनए का। हमने ये बात की थी कि वायरस जो है वो डीएनए का भी हो सकता है, वो आरएनए का भी हो सकता है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का भी हो सकता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का भी हो सकता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस हो या नेगेटिव सेंस हो या रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, बहुत सारे उसकी मल्टीपल क्लासिफिकेशन में ये चीजें हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज होगा ये डीएनए का होगा। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारे पास, बेसिकली डीएनए। और डीएनए भी कौन सा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कौन सा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कौन सा डीएनए होता है, अमूमन बैक्टीरियोफेज को एक वायरस नहीं है, इसकी पूरी फैमिली है। अगर ये अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाली एक एंटिटी है, अगर सिर्फ बैक्टीरियोफेज की मैं बात करूं तो तकरीबन 10⁻31 इतने ज्यादा बैक्टीरियोफेज जो है वो इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर
प्रेजेंट हो सकते हैं, सिर्फ बैक्टीरियोफेज। और ये बैक्टीरियोफेज उसकी एक स्पीशी मान लो या एक ग्रुप मान लो, तो ये बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, कई सारी इसकी वैरायटी हो सकती है, लेकिन उसमें से वो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं फेजेस के, उसमें से ज्यादातर हमारे पास डबल स्टैंडर्ड, मेजोरिटी जो है वो हमारे पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो इसके अंदर अगर कॉमन हम देखें तो डीएनए हेड के अंदर पड़ा होगा, ये बाहर इसके कैप्सिड होता है, क्या होता है, कैप्सिड होता है, जिसके अंदर तकरीबन 2000 कैप्सोमर्स होंगे। क्या होंगे, कैप्सोमर्स मैंने बताया था, छोटे छोटे प्रोटीन्स है जो कि कैप्सिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसके अंदर तकरीबन 2000 कैप्सोमर्स होते हैं और एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और ये था हमारे पास ऑल अबाउट की बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अब फेडरल बोर्ड में एक बात है कि जब हम सिंगल स्टैंडर्ड बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में इस चीज को हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि हो सकता है बुक वालों से थोड़ी सी गलती हुई हो या जो भी है, लेकिन उन्होंने डाल दिया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस को। ठीक है, कुछ हमारे पास जो फेजेस हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि M13 फेजेस जितने भी हैं हमारे पास वो सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं, कुछ सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, लेकिन मेजॉरिटी जो है बैक्टीरियोफेजेस की वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए की है। सो इनको होना चाहिए ग्रुप 1 में जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस वाला है, ना कि ग्रुप 2 में। अगर सिर्फ M13 की बात करें तो ठीक है, M13 जो बैक्टीरियोफेजेस है वो हमारे पास ग्रुप 2 में हो सकते हैं क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, लेकिन ओवरऑल सारे बैक्टीरियोफेजेस को सिंगल स्टैंडर्ड कहना ये गलत है, क्योंकि हमारे पास जो बैक्टीरियोफेजेस है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उनकी अथॉरिटी या उनकी मेजॉरिटी डबल स्टैंडर्ड वालों की ज्यादा है। तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम हुई थी, सो उसमें ये नहीं है कि ये सारे के सारे बैक्टीरिया को अफेक्ट करें उसको एक ग्रुप में डाल दो, वो इस बात को क्लासिफाई कर ही नहीं रहा था। वो तो यही कह रहा था कि जीनोम के बेसिस पे अगर कोई डबल स्टैंडर्ड है तो उसको डबल स्टैंडर्ड में डाल दो, चाहे वो प्लांट को इफेक्ट करे, चाहे वो बैक्टीरिया को करे या ह्यूमन को करे, एनिमल को, जिसको भी करे, लेकिन जो डबल स्टैंडर्ड उसको डबल स्टैंडर्ड में डालो, जो सिंगल स्टैंडर्ड उसको सिंगल स्टैंडर्ड में डाल दो। तो इसमें M13 अगर एक माना गया एक वायरस है, बैक्टीरियोफेज है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कई सारे हमारे पास जो मेजॉरिटी ऑफ वायरसेस हैं हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं, बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज को तुम डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस में रख सकते हो, लेकिन बुक में वो लिखा हुआ है, अब उसको थोड़ा सा और तहकीक करनी पड़ेगी कि किस बेस पे लिखा गया, लेकिन ये चीज ध्यान में रखो कि वहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस में बैक्टीरियोफेजेस का नाम लिखा है, जो कि एक हद तक वो बात गलत है। एक हद तक ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट ईयर के लेवल पे उसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उस इतना एडवांस जाके कोई नहीं पड़ेगा। जो M13 हमारे पास वायरसेस होते हैं बैक्टीरियोफेजेस है बेसिकली, वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, बाकी सारे मैक्सिमम हमारे पास जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कुछ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर डीएनए वाले वायरसेस भी हैं, लेकिन वो एक अलग कैटेगरी, वो भी चंद देखी है, वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, या फिर M13 वो भी चंद देखी है, बाकी मैक्सिमम जो है उनकी वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस है। तो इसको डबल स्टैंडर्ड कंसीडर करो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी तुम लोगों के लेवल पे इसमें इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, बस इतना पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियोफेज है वो डीएनए वायरस है, वो क्या हमारे पास उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए की फॉर्म में होता है। और आगे मैंने सिर्फ ये बता दिया क्योंकि फर्स्ट ईयर की जो फेडरल बोर्ड है उसमें ये बात है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में उन्होंने बैक्टीरियोफेजेस को डाल दिया, जो कि बात पूरी तरीके से वो सही नहीं है। तो ये बात हो गई, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, फिर ये इंजेक्ट करता है इसको, जब भी ये बिल्फास एक बैक्टीरिया है उसके ऊपर ये आता है, ये जब आ जाता है तो यहाँ से ये डीएनए इंजेक्ट कर देता है इसके अंदर, बाकी अंदर नहीं आता, सिर्फ उसका डीएनए आता है। फिर वो डीएनए जो है वो होस्ट का डीएनए जो है जो भी है उसको टेक ओवर करते हैं और अपनी चीजें बनाना शुरू कर देते हैं। ये बात हम पढ़ेंगे जब लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज के जो बैक्टीरियोफेज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, वो कैसे इफेक्ट करता है, उस चीज में हम इसको समझेंगे। यहाँ पे हमने समझ लिया सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर है, तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो चीज़ हमें समझ आ गई, होप सो आप लोगों को भी समझ आ गई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आगे इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।